दोस्तों, एक लड़का जिसको बंगाल के सभी कोर्टों से बैन कर दिया गया था कि उसे वहां पर दोबारा एंट्री नहीं मिलेगी और उसकी दो पत्नियां जो थी वो भी उसे छोड़कर चली गई थी और तीसरी भी से शादी की तो वो भी छोड़कर चली गई। आखिर ऐसी क्या वजह थी जिसके कारण उस लड़के के आने वाली जिंदगी में जितने भी लोग आते हैं वो उसे छोड़कर ही चले जाया करते थे। आखिर उसे क्यों बैन किया गया था बंगाल के उस जगहों पर से? तो दोस्तों, आइए चलते हैं इस कहानी में और जानते हैं। ये कहानी है बंगाल के वहीं के रहने वाला दिवाकर, जिसकी उम्र 28 साल की थी। और जो दिवाकर होता है वो एक सलून का दुकान किया करता था और उसके माता पिता जो थे वो थोड़े बुजुर्ग थे और उनकी एक बहन भी थी जिसकी शादी हो चुकी थी और वो अपने चाचा के बगल में ही दुकान किया करता था और उसके जो चाचा थे वो किराने की दुकान चलाया करते थे। दिन जो थे वो बहुत अच्छे से गुजर रहा होता है और जो दिवाकर होता है वो जो कमाता था वो उसी से अपने घर के खर्चे को वो चला रहा होता है। उसी दौरान जो दिवाकर के चाचा होते हैं वो दिवाकर से कहते हैं कि बेटे, क्यों ना तुम्हारी शादी करवा देनी चाहिए, तुम्हारी तो अब उम्र भी हो गई है और तुम्हारे मम्मी पापा जो है इस बात को सोच ही नहीं रहे हैं, तुम्हारी शादी के लिए वो कुछ कर ही नहीं है। तभी जो दिवाकर वो तय है कि जब तक उसके मम्मी पापा उसकी शादी नहीं कराएंगे तो वो शादी खुद से करने के लिए उनसे कभी नहीं कहेगा। इस बात को सुनकर जो दिवाकर के चाचा होते वो दिवाकर के माता पिता यानी कि अपने भाई और भाभी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि दिवाकर का जो है अब इतनी अच्छे से वो कमाई करा, अच्छे पैसे कमा रहा, तो क्यों ना अब उसकी शादी जो है उनको आपको करवा देनी चाहिए। तो जो दिवाकर के माता पिता होते हैं वो कहते हैं कि अगर कोई आपकी नजर में कोई रिश्ता आए तो बोलिएगा, हमारे पास फिलहाल कोई ऐसा रिश्ता आया नहीं है जिसे हम शादी करा सके। अभी जो दिवाकर के चाचा होते हैं वो कहते हैं कि मेरी नजर में एक लड़की है जो कि काफी अच्छी है और अगर आप चाहो तो मैं उससे इसकी शादी करवा सकते हूँ और इसका नाम कंचन है। इस बात को सुनकर जो दिवाकर के माता पिता होते हैं वो तैयार हो जाते हैं और जो दिवाकर के चाचा होते हैं वो तुरंत ही लड़की वालों से बात करते हैं और सारी बात हो जाने के बाद 15 नवंबर 2014 को बहुत ही धूमधाम से दिवाकर और कंचन की शादी करवा दी जाती है। शादी हो जाने के बाद कंचन जो थी वो अपने ससुराल पहुंच जाती है और घर के सभी सदस्य जो थे वो दिवाकर के जो रिश्तेदार थे वो बहुत ही अच्छे तरीके से कंचन का स्वागत करते हैं और कंचन को कमरे में शादी की पहली रात उसके बेडरूम में भेज दिया जाता है और दिवाकर उस वक्त अभी सभी रिश्तेदारों से मिलने जुलने में लगा हुआ होता है। और जब रात होती है तो दिवाकर अपने कमरे में जाता है। तो जब वो कमरे में जाता है तब अचानक से थोड़ी देर के बाद कमरे से चिल्लाने की आवाज आने लगती है। तभी घर वाले सोचते हैं कि शायद अभी उनकी नई नई शादी हुई, इसी वजह से ऐसी आवाज आ रही है। लेकिन जो दिवाकर के माता पिता जो थे वो अगली सुबह होते ही वो जब सारे काम करना शुरू करते हैं तो दिवाकर की जो पत्नी होती है जब वो उठ करके बाहर आती है तो वो उस वक्त रो रही होती है और अपने साथ यानी कि दिवाकर के माँ के पास पहुंची और उसे कहती है कि माँ जी, आपका जो बेटा है वो बिल्कुल ही निर्दयी है और फिर उससे जरा सी उसके अंदर कोई दया माया नहीं है। इस बात को सुनकर जो दिवाकर की माँ थी वो कहती है कि आखिर क्या बात है बहू, क्या हुआ है? तो जो दिवाकर की पत्नी होती है वो कहती है कि कोई बात नहीं है माँ, मैं बस आपसे यही कहना चाहती थी। और इस बात को कहकर वो अपने घर के कामों में लग जाती है और जब फिर रात होती है तो फिर वही रात का सिलसिला शुरू हो जाता है। और अगले दिन सुबह के जब 8 बजते हैं तो जो दिवाकर की पत्नी कंचन होती है वो दिवाकर से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ एक पल नहीं रहूंगी, तुम मुझे तलाक दे दो, मैं अब तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी नहीं बिता सकती। इस बात को कहकर जो दिवाकर की पत्नी होती है कंचन वो वहां से अपने मायके के लिए बिना किसी को बताए और बिना किसी को बुलाए सीधे वो अपने मायके चली जाती है। अब दिवाकर जो था वो क्या ऐसी हरकत करा था वो आपको आगे कहानी में पता चलेगा दोस्तों, लेकिन यकीनन जब आप इस कहानी को सुनेंगे तो आपके भी होश उड़कर रह जाएंगे। खैर, अब कंचन सीधे अपने मायके पहुंच जाती है। इधर दिवाकर जो होता है, दिवाकर अपनी पत्नी को रोकने की बहुत कोशिश करता है कि रुक जाओ, लेकिन जो उसकी पत्नी होती है वो कंचन जो थी वो रुकने को तैयार नहीं होती है और वो वहां से चुपचाप से निकल जाती है। अब दिवाकर के जो माता पिता थे वो भी कुछ नहीं समझ पा रहे थे और वो दिवाकर से पूछ रहे थे कि बेटे, आखिर ऐसी क्या बात है जिसके कारण तुम्हारी पत्नी जो है 2 ही दिनों में तुम्हें छोड़ करके चली गई और तलाक की बात कह करके गई है। तो जो दिवाकर था वो कहता है कि माँ, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया कि उसने ऐसा क्यों किया। और कुछ दिन जब बीतता है तो तलाक का पेपर जो था वो दिवाकर के यहाँ पहुंचा दिया जाता है। कंचन के माता पिता जो है कागज तलाक के लेकर पहुंचते और साथ में वकील लेके चलते और वहां दिवाकर से साइन करवाने के बाद दोनों के बीच में तलाक हो जाता है। अब दिन ऐसे ही गुजरने लगता है, समय ऐसे ही गुजरने लगता है और गांव के जो सभी लोग थे वो दिवाकर का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं कि दिवाकर, तुम्हारी शादी को अभी 2 दिन ही बीते थे कि तुमने ऐसा क्या कर दिया है कि तुम्हारी पत्नी जो है वो तुम्हें छोड़कर तुमसे तलाक ले ली। आखिर 2 दिन में ऐसा क्या हो गया? क्या तुम्हें ही कोई खोट है या फिर कि तुम्हारे घर में ही कोई दिक्कत है? इस वजह से ही तुम्हारी पत्नियां तुम्हें छोड़ करके चली जाती है। दिवाकर को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। गांव मोहल्ले के जो लोग थे उसे काफी ताना मारते हुए जा रहे थे और धीरे धीरे अब समय गुजरता है और करीब 6 महीने ऐसे ही गुजर जाने के बाद फिर दिवाकर को यहाँ एक और रिश्ता दिवाकर के लिए आता है और दिवाकर जो होता है वो उस लड़की का नाम जो होता है अब सोनी नाम होता है।
जिस लड़की का नाम, जिसका दूसरा रिश्ता था, जिसका नाम अंजू होता है। और जो अंजू के माता पिता थे वो शादी के लिए मान जाते हैं और अंजू की शादी जो होती है वो जून महीने के लास्ट में दिवाकर से शादी करा दी जाती है। अब जून महीने के लास्ट में शादी होने के बाद जो दिवाकर होता है वो अपनी पत्नी अंजू को बहुत ज्यादा प्यार और मान सम्मान के साथ घर लेकर आता है। लेकिन फिर वही सिलसिला शुरू हो जाता है और जब वो कमरे में जाती है और फिर अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आना शुरू हो जाती है और करीब 2 से 3 दिन बीते ही फिर से जो अंजू होती है वो भी दिवाकर से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी और मैं अब यहाँ से जा रही हूँ। वो अपने माता पिता को फोन करती है और सीधे रोना शुरू कर देती है कि मैं इस इंसान के साथ अपना जिंदगी नहीं काट सकती और ये बहुत ही निर्दयी है और ये इंसान नहीं है, इसके अंदर जरा सी भी माया नहीं है। इस बात को जो कहकर अंजू जो होती है वो अपने माता पिता को बुला लेती है और फिर वो अपने माता पिता के साथ वो भी छोड़कर चली जाती है। अब अंजू के माता पिता थे जो उसे समझाने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन अंजू जो थी वो बिल्कुल ही उनकी बात समझने को तैयार नहीं थी और कहती है कि मैं इसके साथ एक पल नहीं बिता सकती। तो दोस्तों, जो दिवाकर के सास ससुर थे, जो अंजू के माता पिता, वो भी तलाक का पेपर फिर से तैयार कराते हैं और दोबारा से दिवाकर का फिर तलाक हो जाता है। अब दोस्तों, दिवाकर को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो करे क्या। और भी जो गांव के लोग थे वो इसे और ज्यादा चिढ़ाना शुरू कर देते हैं और अब उसका काफी ज्यादा मजाक बनने लगा था। तो जो दिवाकर के पिता होते हैं वो जब भी अपने गांव में खेती करने के लिए जाते तो गांव के जो लोग हुआ करते थे वो भी उसके पिता को चिढ़ाना शुरू कर देते हैं कि आपका बेटा जो है वो ऐसा क्या करता है कि जिसके कारण आपकी बहू जो थी वो 2-3 दिन तक भी नहीं टिक पाती है। तो जो उसके पिता होते हैं दिवाकर के, वो कुछ समझ नहीं पाते थे और चुपचाप बस वो कान अपना सर झुकाए काम में लगे रहते हैं। दिन रात समय ऐसे ही बीत रहा था और जो दिवाकर होता है इन सभी बातों को सुनकर वो सोचता है कि क्यों ना मैं यहाँ से कहीं बाहर चला जाऊं। वहां जाने के बाद जो है वो एक नई जिंदगी की शुरुआत करेगा और फिर अब वो वहीं पर रहेगा। वो गांव छोड़ना चाहता था। तो जो दिवाकर होता है वो अपने माता पिता से बात करता है और सीधे वो वहां से निकल जाता है शहर की ओर और शहर में जाकर वो नया काम धंधा ढूंढने लगता है और वहीं पर शहर में ही एक नई दुकान सैलून की खोलता है और वहीं पर एक कमरा किराए पर लेकर रहना शुरू कर देता है। अब धीरे धीरे समय गुजरता है और जिस कमरे में वो रह रहा होता है उसी कमरे के बगल में एक विधवा महिला जिसका नाम रानी होता है, वो भी एक बच्चे की माँ होती है। उन दोनों की नजरें वहां रहते हुए मिलती है दिवाकर और रानी की और दोनों ही एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं और फिर दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है और दोनों एक दूसरे के साथ जो है काफी ज्यादा घुल मिल जाते हैं और फिर एक दूसरे से प्यार का इजहार कर बैठते हैं और इसी तरह से वो लोग एक दूसरे के साथ घूमना फिरना शुरू कर देते हैं। जो रानी थी वो कहती है कि तुम भी अकेले हो और मैं भी अकेली हूँ, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर शादी कर लेते हैं। इस बात को सुनकर दिवाकर के चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान आ जाती है और वो तुरंत ही शादी के लिए हामी भर देता है और तुरंत ही अपने चाचा के पास वो कॉल लगाता है और अपने माता पिता को वो शहर में ही बुला लेता है और शहर में ही रह करके वो मंदिर में जाकर के रानी से शादी कर लेता है। शादी जो थी वो बहुत ही अच्छे तरीके से लेकिन साधारण तरीके से की गई थी और शादी हो जाने के बाद जो दिवाकर होता है वो अपनी पत्नी रानी को लेकर के शहर में ही रहने लगता है। वो गाँव नहीं लौटता है और दिवाकर के जो माता पिता थे वो वापस से शादी के बाद वापस लौट आते हैं गाँव में। अब दिवाकर जो था वो अपनी पत्नी के साथ बैठ करके प्यार भरी बातें कर रहा था और जैसे जैसे अब रात बीत रही थी दोनों के बीच प्यार बढ़ना शुरू हो जाता है और करीब 1 सप्ताह जब बीते हैं तो जो दिवाकर की अब तीसरी पत्नी रानी होती है, जो कि पहले से ही एक विधवा महिला होती है, वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रहूंगी। भला ऐसा कोई आम इंसान का हो ही नहीं सकता है जैसा कि तुम्हारा है। इस बात को सुनकर के जो दिवाकर होता है वो कहता है कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, ऊपर वाले ने ही जब मुझे ऐसा बनाया तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। तो जो दिवाकर की पत्नी होती है वो रानी, वो कहती है कि इसका जो है शायद इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन मैं तुमसे इतना जरूर कहूंगी कि मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ। और मुझे पता चला कि तुम्हारी पत्नी तुम्हें छोड़कर क्यों चली गई, मैं अकेले ही ठीक थी। अब जो दिवाकर होता है वो अपनी पत्नी को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन जो रानी थी वो बार बार इसी बात को दोहरा रही थी कि मैं तुम्हारे साथ बस किसी भी हाल में नहीं रहना चाहती, तुम मुझे तलाक दे दो। इतना कहकर वो अपने बेटे को साथ में लेती है और फिर वो दिवाकर को छोड़ करके कहीं और चली जाती है रहने के लिए। दिवाकर जो था वो कुछ समझ ही नहीं पाता है कि आखिर वो करे तो क्या करे। 3 शादियां कर चुका था लेकिन कोई भी पत्नी उसके साथ जीवन बिताने को तैयार ही नहीं थी। वो सोच लेता है कि वो अब जिंदगी में कभी दोबारा शादी ही नहीं करेगा और इस बात को सोचकर वो वहीं पर रह करके काम करना शुरू कर देता है। अब दिन समय ऐसे ही बीतता है तो अब जब भी दिवाकर को मन करता था तो वो वहीं पास के ही जो वहां के बंगाल के कोठे थे वो वहीं पर जाना और घूमना फिरना वहीं शुरू कर देता है। और धीरे धीरे जब वहां पर वो पहुंचता है तो कई सारे जो दलाल होते हैं वो दिवाकर को देखते ही पूछते हैं कि आप जो है वो कहाँ पर जाना चाहते हैं। तो जो दिवाकर होता है वो कहता है कि
उनकी मदद से उन्हें बताता है और वो उनकी मदद से उस जगह पर पहुंचता है और जिस भी जगह पर वो जाता है तो वो वहां से अगले दिन से ही वहां पर उसको जाने के लिए मना कर दिया जाता था। उसे वहां पर जाने से बैन कर दिया जाता था। जिस लड़की के साथ वो टाइम बिताता था वो लड़की हमेशा ही वहां की मालकिन से कहा करती थी कि ये जो लड़का है ये बिल्कुल ही जानवर की तरह है और इसके साथ किसी भी लड़की को जाने से मना कर दो। दोस्तों, इस बात को सुनकर जो वहां की मालकिन होती है वो दिवाकर को उस कोठे पर आने से मना कर देती है और कहती है कि अब तुम दोबारा यहाँ पर मत आना। और ऐसे ही वो कई ऐसी जगहों पर पहुंचता है और धीरे धीरे करके लगभग 10-12 ऐसी जगहों पर जाता है और सभी जगह से जो दिवाकर होता है सभी जगहों से उसे बैन कर दिया जाता है और सभी जगह अब उसे जाने से बिल्कुल ही मना कर दिया गया था। दिवाकर को कुछ समझ नहीं आता है कि आखिर अब वो करे तो क्या करे। वैसे एक शाम करीब 4 बजे होते हैं जब दिवाकर उन्हीं गलियों में से गुजरता हुआ जा रहा होता है। तभी एक दलाल जो होता है वो दिवाकर के पास पहुंच जाता है और जो दिवाकर होता है वो कहता है कि क्या आप मेरे लिए काम कर सकते हो। तो जो जो आदमी होता है वो बोलता है कि हाँ बोलिए क्या करना है। तो दिवाकर होता है वो कहता है कि मुझे जो है वहां की मालकिन से बात करना हो और मैं जिस कमरे में रहता हूँ वहां पर मुझे जो सबसे खूबसूरत लड़की होगी वो मेरे कमरे पर अब से आएगी। इस बात को सुनकर जो वो आदमी होता है वो तुरंत ही दिवाकर को लेकर के वहीं के पास के एक वहां की कोठे की मालकिन के पास ले जाता है, जहां पर जो मालकिन होती है वो दिवाकर से पूछती है कि आखिर तुम जो है क्या चाहते हो, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। तो दिवाकर कहता है कि आप जितने भी पैसे हम उससे लेना चाहे ले लो, लेकिन जब भी मैं कॉल करूं तो आप बस एक लड़की को मेरे साथ मैं जैसा कहूंगा वैसी लड़की को आप मेरे कमरे पर भेज दिया करना और मेरा एड्रेस जो है वो आप लिख लीजिए। इस बात को सुनकर जो वहां की मालकिन होती है वो तुरंत ही तैयार हो जाती है और एडवांस में करीब 15,000 रुपए मांगती है, जो कि दिवाकर होता है वो उसे तुरंत ही अपने अकाउंट से 15,000 रुपए ट्रांसफर कर देता है और फिर दिवाकर उसके बाद अपने कमरे पर चला जाता है। और करीब 3 दिन के बीतने के बाद जो दिवाकर होता है वो फिर उसी महिला के पास फोन करता है और कहता है कि जो वहां पर आपके जगह पर सबसे खूबसूरत लड़की होगी उसे आप मेरे कमरे पर आज भेज दीजिएगा। इस बात को सुनकर जो वहां की मालकिन होती है वो कहती है कि हमारे अभी यहाँ पर जो सबसे खूबसूरत लड़की है उसका नाम जो है वो उस लड़की का नाम जो सबसे खूबसूरत लड़की है जिसका नाम पूजा है वो आपके पास आज शाम को ठीक टाइम पर चली जाएगी, लेकिन आप कमरे पर ही उस वक्त रहिएगा। इस बात को सुनकर जो दिवाकर होता है वो हाँ हामी में भर देता है और फिर वो अपने दुकान को शाम को करीब 5 बजे ही बंद कर देता है और फिर वो अपने कमरे पर चला जाता है और इंतजार करने लगता है पूजा के आने का। और करीब शाम के 7:30-8 बजे के आसपास जब पूजा जो होती है वो उसके कमरे पर पहुंचती है और जो दिवाकर होता है वो देखता है तो उसकी खूबसूरती को वो देखता ही रह जाता है और वो बहुत ही ज्यादा लड़की जो थी वो वाकई में खूबसूरत थी। अब दिवाकर जो होता है वो तुरंत ही उसे अपने कमरे में बुलाता है और वहीं पर वो जाकर के बैठती है और जब वो चारों तरफ देखती है फिर कुछ देर बातचीत करने के बाद अब दिवाकर जो होता है उसके लिए कुछ चाय नाश्ता लेकर के आता है और फिर दोनों साथ में मिलकर बैठकर एक दूसरे से बातें करते हुए नाश्ता वगैरह खाना शुरू कर देते हैं और बातचीत करते हुए वो दोनों एक दूसरे के साथ जो है वो सब कुछ करना भी शुरू कर देते हैं। और जो दिवाकर होता है जब वो अपने शरीर से अपने कपड़ों को हटाता है और जो पूजा होती है जब वो देखती है तो वो देखते कर कहती है कि नहीं, मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकती, मुझे यहाँ से जाना है। इस बात को सुनकर जो दिवाकर होता है वो नहीं मानता है और वो कहता है कि नहीं, अब तुम यहाँ पर आ चुकी हो और मैंने तुम्हारे लिए वहां पर पैसे दिए हैं और तुम्हें मैं ऐसे यहाँ से अब जाने भी नहीं दूंगा। इस बात को सुनकर जो पूजा होती है वो दिवाकर की ओर देखती है और वो अब कुछ कर भी नहीं पाती है और पूरी रात जो है वो दिवाकर को मना करती रह जाती है, जो लेकिन लड़का होता है वो मानता नहीं है। और अब इसी तरह अगली सुबह हो जाती है, दिन के करीब 10 बज जाते हैं। तो जब वहां की मालकिन देखती है कि पूजा जो है वो अभी तक दिवाकर के कमरे पर से जाकर वापस लौट करके नहीं आई है, तो जो वो मालकिन होती है वो दिवाकर के पास फोन कॉल करती है और उससे कहती है कि पूजा जो है वो अभी तक वापस क्यों नहीं लौट करके आई है, वो तो कल शाम को गई थी। तो जो लड़का होता है वो कहता है कि आप यहाँ पर खुद ही आकर के देख लीजिए, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है और उसकी तबीयत बहुत खराब है और होश में नहीं है। इस बात को सुनकर के जो वो लड़की की मालकिन होती है वो कहती है कि आखिर उसे हुआ क्या है। तो दिवाकर जो है कहता है कि मुझे नहीं मालूम है कि उसे क्या हुआ है, आप खुद ही यहाँ पर आइए और उसे देख कर जाइए। तो जो मालकिन होती है वो तुरंत ही दिवाकर के घर पर पहुंचती है और देखती है तो तुरंत ही उसे वहां से ले जाकर के हॉस्पिटल के पास पहुंचाती है और जब उसे इसका इलाज कराया जाता है हॉस्पिटल में ले जाकर, और जब पूजा वो होश में आती है तो वो सारी बातों से वो मालकिन को अवगत कराती है। तो वो जो दिवाकर के ऊपर काफी ज्यादा मालकिन गुस्सा करना शुरू कर देती है, कहती है कि तुम्हें जो है आज के बाद
मेरे यहाँ बिल्कुल ही आना बंद है, और साथ में अगर तुम फोन भी करोगे तो मैं तुम्हारे पास किसी भी लड़की को नहीं भेजूंगी। इस बात को कह करके जो मालकिन होती है वो पूजा को लेकर के हॉस्पिटल से चली जाती है, और पूजा जो थी वो सभी अपने ग्रुप की लड़कियों को इस बात से अवगत करा देती है। और अब सभी लोग ये सोच में पड़ गए थे कि आखिर कोई आम इंसान भला ऐसा कैसे हो सकता है, उसका इस तरह से कैसे हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा थोड़े बहुत कुछ अंतर हो सकता है, लेकिन इसका इस तरह से कैसे हो सकता है। और जब सभी लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं, फिर उन्हीं में से एक लड़की जो थी वो कहती है कि कुछ दिन पहले जो बगल वाला जगह है उस पर भी, वहां पर भी वो लड़का गया था और वो मेरे साथ भी टाइम स्पेंड किया था। जिसके बाद मैंने उसे जब देखा तो फिर मुझे तो समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं, और मैंने उसे काफी मना भी किया था, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। और फिर मैंने सोचा कि जब पैसे मैंने ले लिए हैं तो फिर अब मैं इसे यहाँ से इसे नाराज होकर भेज भी नहीं सकती, और फिर इसीलिए मैंने चुपचाप ही साध ली थी, चुप्पी साध ली थी। और इस तरह की बातें वहां की सभी लड़कियां आपस में करती हैं। और जो दिवाकर था वो अभी कुछ समझ नहीं पा रहा है कि वो अब करे तो क्या करे, अब उसकी जरूरतें और ख्वाहिशें कैसे पूरी होगी। तो अब वो सोचता है कि अब वो सीधे अपने गांव पहुंच जाता है इस सब चीजों के बाद, और वो अपने माता पिता से कहता है कि बस आप लोग ठीक से रहिएगा। और इतना कहकर जो दिवाकर होता है वो वहां से वापस निकल जाता है, घर से वो निकल तो जाता है, लेकिन फिर वो कहाँ चला जाता है ये बात आज तक किसी को मालूम ही नहीं चली। और जो दिवाकर के माता पिता थे वो थाने में भी जाकर के बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाते हैं कि जो उनका बेटा उसका कहीं पता नहीं चला है, और पुलिस वाले भी उसे तलाश करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन आज तक ना तो उसको पुलिस ढूंढ पाई है और ना ही दिवाकर खुद कभी लौट करके अपने माता पिता से, और ना ही कोई कांटेक्ट किया है। और आखिर वो यहाँ गांव से आकर के वापस कहाँ चला गया ये बात किसी को कभी पता ही नहीं चली। तो दोस्तों ये जो कहानी है, इस कहानी को सुनाने का मकसद जो है वो आप सुनाने का मकसद आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, ना ही आपको आहत दिल के आहत करना है, बस केवल आपको सतर्क करना, आपको जागरूक करना और आपका मनोरंजन करना है। तो दोस्तों आप इस कहानी के बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलूंगी एक और अच्छी सच्ची रोचक कहानी के साथ, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें।